हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि हम पूर्वी मध्यकाल यानी कि भक्ति काल के बारे में अच्छे से पढ़ चुके हैं और समझ चुके हैं। तो आज हम बात करते हैं उत्तर मध्यकाल यानी कि रीतिकाल, जिसका समय काल 1700 से लेकर 1850 ईस्वी तक माना जाता है। क्योंकि बहुसंख्यक कवियों की प्रेरणा उसी काव्य शैली से मिली जिसे संक्षेप में रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल कहा, और आज हम सब लोग उसको रीतिकाल के नाम से ही जानते हैं। शुक्ल जी के अतिरिक्त डॉक्टर श्याम सुंदर दास, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर गुलाब राय तथा डॉक्टर भगीरथ मिश्र आदि ने भी इसे रीतिकाल कहना उचित समझा। रीतिकाल में 3 काव्य धाराएं हैं, रीति मुक्त, रीति सिद्ध और रीतिबद्ध। तो आज सबसे पहले हम बात करेंगे रीति मुक्त, यानी कि जो रीति मुक्त का मतलब है जो रीतियों से, परंपराओं से मुक्त होकर काव्य की रचना करे, उसको हम रीति मुक्त काव्य धारा कहते हैं। अगर हम रीति मुक्त काव्य की विशेषताओं के बारे में बात करें तो इसमें स्वच्छंद एवं कृत्रिम प्रेम का चित्रण, विरह की प्रधानता, स्वानुभूति का चित्रण तथा सौंदर्य चित्रण, शास्त्रीय परंपराओं का परित्याग, प्रकृति चित्रण, भक्ति का स्वरूप, लाक्षणिक भाषा का प्रयोग, मुक्त काव्य रचना और फारसी प्रभाव भी इसमें अच्छे से दिखाई देता है हमें। रीति मुक्त काव्य में प्रेम का अत्यंत उदार एवं वासना रहित स्वरूप अंकित किया गया है। रीति मुक्त काव्यों में प्रेम में सर्वत्र स्वच्छंदता, उदारता के दर्शन दिखाई देते हैं। प्रेम के चित्रण में विरह की प्रधानता दिखाई पड़ती है। संयोग का बहुत कम चित्रण किया है क्योंकि उनकी वृत्ति वियोग वर्णन में ही अधिकतर रमी है। इन्होंने व्यक्तित्व प्रेमानुभूति को ही काव्य का विषय बनाया है, अतः उसमें जो कुछ है वह हृदय की सच्चाई और जीवन की वास्तविक अनुभूति है। रीतिकाल के सभी कवि वैसे तो प्रेम और सौंदर्य के कवि हैं। रीति मुक्त कवियों ने भी युगीन प्रवृत्ति के अनुकूल अपने काव्य में सौंदर्य की मनोरम चित्रवालियों का अंकित किया है। इनकी जो मेन विशेषताएं हैं वो ये है कि इन कवियों ने रीति के बंधन को सर्वदा त्याग कर हृदय की स्वच्छंद वृत्तियों को काव्य का विषय बनाया। इन कवियों ने राधा कृष्ण की लीलाओं का अनमुक्त गान किया है, लेकिन इतने भार से हम इन्हें कृष्ण भक्त की कोटि में नहीं रख सकते। हालांकि घनानंद के काव्य में कहीं कहीं भक्ति भावना दिखाई पड़ती है। रीति मुक्त काव्य में मुक्तक काव्य की रचना अधिक रही है। फारसी का पर्याप्त प्रभाव है। घनानंद और आलम फारसी के दोनों ही अच्छे कवि माने जाते हैं। संक्षेप में कह सकते हैं कि रीति मुक्त काव्य हिंदी साहित्य का अमूल्य निधि काव्य धारा है तथा घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर ये सब रीति मुक्त के कवि माने जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं रीतिबद्ध काव्य की। रीतिबद्ध काव्य को अगर हम देखें तो रीति मुक्त से एकदम विपरीत है। जैसे रीति मुक्त सब चीज़ों से मुक्त था, उसी के विपरीत रीतिबद्ध काव्य शास्त्रीय परंपराओं व सीमाओं में बंधा हुआ था। अतः उसमें भाव, रस, नायिका, भेद, अलंकार आदि का निरूपण काव्य शास्त्रीय परंपरा के अनुरूप किया गया है। रीतिबद्ध काव्यों का प्रेम चित्रण साहित्य शास्त्रों द्वारा चर्चित रूढ़ियों, परंपराओं और कवि समयों के अनुसार होता है। रीतिबद्ध की कुछ विशेषताएं इस तरह से हैं। रीति निरूपण, आचार्यत्व का अभाव, मौलिकता का अभाव, श्रृंगारिकता का अभाव, अलंकार विवेचन की प्रमुखता, छंद विवेचन, शास्त्रीय परंपराओं का चित्रण, स्वच्छंद, संयम, प्रेम का अभाव, सौंदर्य चित्रण और भाषा। अगर हम इसके मुख्य कवियों के बारे में बात करें तो अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, बट अभी हम अगर बताएं तो केशवदास, चिंतामणि, मतीराम, भूषण देव, पद्माकर ये सब इसके मुख्य कवि माने जाते हैं।
अब हम लास्ट काव्य धारा यानी कि रीति सिद्ध के बारे में बात करना चाहेंगे। तो उसमें एकमात्र बिहारी जी आते हैं। बिहारी जी की अगर काव्यगत विशेषताओं पर बात करें तो सबसे पहले है वर्ण्य विषय। बिहारी की कविता का मुख्य विषय श्रृंगारिता के संयोग में वे वियोग दोनों पक्षों का वर्णन किया गया है, जिसमें उन्होंने अपने अनुभव का चित्रण किया है। वियोग वर्णन अतिशयोक्तिपूर्ण है। विरह में व्याकुल नायिका का दुर्बलता का चित्रण करते हैं। कहा जाता है कि सूफी काव्य का बिहारी पर बहुत प्रभाव पड़ा। जैसे उसका एक उदाहरण हम ले सकते हैं, विरह से नायिका का शरीर, जो उसका जो गुलाब के जल जैसा जो शरीर था वो विरह से सूख गया है अपने पति के वियोग में। अब दूसरी विशेषता आती है भक्ति भावना। श्रृंगारी कवि हैं, उनकी भक्ति भावना राधा कृष्ण के प्रति है। बिहारी ने नीति और ज्ञान के भी दोहे लिखे हैं, हालांकि इनकी संख्या थोड़ी है। अब इनकी तीसरी विशेषता है प्रकृति चित्रण। इसमें बिहारी किसी से पीछे नहीं रहे हैं। ऋतुओं का इन्होंने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। इसके बाद है बहुज्ञाता। बिहारी को ज्योतिष, वेदक, गणित, विज्ञान आदि विविध विषयों का बड़ा ज्ञान था, अतः उन्होंने अपने दोहों में उसका खूब उपयोग भी किया। उसके बाद अगर हम इनकी भाषा पर बात करें तो बिहारी की भाषा साहित्य ब्रज भाषा है। इसमें सूर की ब्रज भाषा का विकास मिलता है। पूर्वी हिंद, उर्दू, फारसी आदि शब्द भी हैं। उनका शब्द चयन बहुत सुंदर है और सार्थक है, और कहीं कहीं मुहावरों का भी सुंदर प्रयोग मिलता है।